भारत पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़े किए जा रहा है। एक बिम्स्टेक है, एक ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो उनका जवाब तो बड़ा सख्त है। क्या जवाब आया? वो ये कहते हैं कि द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर। भारत इज स्टेपिंग अप, पैसा तो उनके पास भी है और उन्हें पता है कि दिस इज व्हाट द थ्रेट इज कमिंग। तो मेरे ख्याल में वो तो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। बात ये है कि ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि स्मार्टनेस चाहिए स्मार्ट सिटीज़ को समझने के लिए। तो पाकिस्तानियों को तो समझ नहीं आना कि भाई ये स्मार्ट सिटी होती क्या है। हाथ मल रहे थे कि हम तवक्कुआत रख ली थी हमने मोदी जी से कि वो हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। इस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो कोलंबो में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है उसको फाइनल शक्ल दे रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, सेशल्स और इंडिया जो है ये एक नया पैरेलल ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। कब तक पाकिस्तान इस खित्ते की आइसोलेशन का शिकार रहेगा? देखें, हम मानते नहीं है लेकिन हम आइसोलेशन का शिकार हैं। भारत पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़े किए जा रहा है। एक बिम्स्टेक है, एक ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, जिसमें और हम जो है ना हमारी सार्क चल रही है, एससीओ को वो कह रहे हैं वजीर दाखिला को। हम ये खित्ते की आइसोलेशन का कब तक शिकार रहेंगे? चीमा साहब देखिए, आप उस वक्त इस चीज का शिकार रहेंगे जब तक आपके पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी पैदा नहीं होता। दूसरा चीमा साहब, करप्शन चाइनीज कल्चर का हिस्सा है। दूसरा, जिस तरीके से करप्शन के पैसे उन्होंने नेपाल में फेंकते हैं, मालदीव के अंदर फेंकते हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश और बांग्लादेश में भी इस वक्त यही हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी वही करप्शन के पैसे वो फेंकते हैं और हम लोग ले लेते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट बेच देते हैं। दैट्स व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ भारत राइट नाउ। और भारत इज स्टेपिंग अप, पैसा तो उनके पास भी है और उन्हें पता है कि दिस इज व्हाट द थ्रेट इज कमिंग। तो मेरे ख्याल में वो तो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर साहब ने डिफेंड किया फिर अपना कि हम रशिया से तेल लेते रहेंगे अपना। उसकी वजह यह है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट है उसके अंदर। उनकी आबादी को सस्ता तेल चाहिए, उनकी इकोनॉमी को सस्ता तेल चाहिए। अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए बैलेंस करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब रशिया गए हैं, साथ ही यूक्रेन गए हैं। उसके बाद जिस तरीके से राजनाथ साहब ने आके इधर भी रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश की है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देके, वो तो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते रहेंगे क्योंकि वो भारतीय हैं, दे आर नेशनलिस्ट। उनके देखें, मेरे नहीं ख्याल कि राजनाथ साहब के बच्चे लंदन में सेटल हैं। और दूसरा यह कि मोदी साहब का तो कोई मेरे ख्याल में विला या बच्चे लंदन में है ही नहीं, उनके तो बच्चे ही नहीं। लेकिन ये कि चीमा साहब, आपके अंदर जब तक वो लोग नेशनलिज्म पैदा नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। बात ये है कि ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि स्मार्टनेस चाहिए स्मार्ट सिटीज़ को समझने के लिए। तो पाकिस्तानियों को तो समझ नहीं आना कि भाई ये स्मार्ट सिटी होती क्या है, क्योंकि आपको तो सिटी नहीं पता क्या होती है, स्मार्ट सिटी तो कहाँ से पता लगेगी। और दूसरा जो ये सिटी है, आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि मोदी जी ने जो आपके फेवरेट है इंडिया में, फेवरेट बोल रहा हूँ, उनका भी इंतज़ाम किया है। वो कैसे? जैसे आपका फेवरेट है राहुल गांधी, तो इन्होंने आगरा में भी स्मार्ट सिटी अनाउंस कर दी है क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको वहीं जाना है। तो हमने बोला कि सबसे पहले हम शुरुआत आगरा से ही करेंगे क्योंकि आगरा बड़ा ही स्पेशल है हमारे देश में कुछ कामों के लिए, जहाँ पर ऐसे मंदबुद्धि लोगों को ही भेजा जाता है। तो इसलिए हमने आगरा में स्मार्ट सिटी बनानी है और पूरे भारत में हाई टेक इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं ये, जिसको बनाने की बातें हो रही हैं। और ये ड्रीम लगता है कई बार तो मुझे ना, मैं कभी सोचता था क्या भारत में कभी होगा। रीज़न है कि 10 साल पहले ऑलमोस्ट 2016 में 15-16 में मैं यहाँ से चाइनीज़ को भी लेकर गया था भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पे चाइना में सारी सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ हैं। तो उन लोगों को लेकर गया था जिन्होंने यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ पे काम किया हुआ है। भारत को हमने बहुत रिप्रेजेंटेशंस दिया, लेकिन उस वक्त भारत का जो एक तो पैसे नहीं थे, हम लोग अभी इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, एंड सेकेंडली अभी वो वहाँ था कि पहले सिटी से प्रॉपरली बना ले। ये तो बड़ी हाईटेक बातें बोल रहे हो आप, लेकिन आज 10 साल लग गए वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अभी इन्होंने अनाउंस किया है। उसका रीज़न है जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो पुराने मिनिस्टर्स की तरह नहीं है जिन्हें पता ही नहीं होता था कि सिटी क्या है, हाउ प्लानिंग क्या है, स्मार्ट सिटी क्या है। अब जो ये लोग हैं, जो हमारे हाईटेक लोग हैं, जैसे अश्विनी वैष्णव जी हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन। उन्हें मालूम है कि हमने क्या करना है। ऊपर से मोदी जी की विजन है कि पूरी दुनिया में जो अच्छी चीज़ें देखते हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए कभी पाकिस्तान नहीं आए क्योंकि उन्हें पता था अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगी नहीं। तो ये दुनिया में जाते हैं अच्छी कंट्रीज़ पे, मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ जाकर जो अच्छी चीज़ें सीखते हैं। सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये स्मार्ट सिटी क्या होती है? वैसे बहुत से हमारी ऑडियंस जो है हो सकता है वो समझना चाहे। देखिए, स्मार्ट सिटी में क्या होता है, एक तो इंटीग्रेटेड है पूरा सिस्टम। दूसरा, स्मार्ट सिटी में एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे चाइना में है, यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट्स है,
आपको देखेंगे कि सारी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर हर एक चीज़ इंटीग्रेटेड है। हमारी गाड़ी जो है उसके अंदर भी हर चीज़ इंटीग्रेटेड है विद द ट्रैफिक लाइट्स एंड एवरीथिंग। ये हर चीज़ इंटीग्रेटेड रहेगी। साथ में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होंगे, वहाँ पे रहने की जगह अलग से होगी, पार्क्स होंगे, स्कूल हर जगह पे होंगे। हर एक 2 किलोमीटर में आपको स्कूल मिल जाएगा अपने घर के पास, आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्मार्ट नॉर्मल, जिसको बोलते हैं अपकमिंग सिटीज़। ये पुराने सिस्टम की तरह नहीं है कि 20-20 किलोमीटर जा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, या आपको काम पे जाना है तो आपको 25 किलोमीटर पूरा एक शहर से क्रॉस करके दूसरे शहर में दूसरे साइड पे जाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। प्रॉपर प्लानिंग है, इसको टाउनशिप बोलते हैं, और ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ पूरा लैस होगा, भरा होगा। तो इसी को स्मार्ट सिटी बोलते हैं। जैसे अपना मोबाइल है, उसको हम स्मार्टफोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीचर्स होते हैं सारे के सारे जो हमारी जो काम है उसको करने में इजी कर दें। वैसा ही ये स्मार्ट लिविंग वाला काम है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट है, फ्यूचरिस्टिक है, सस्टेनेबल है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी होंगी। इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि फैंसी जो टेढ़ी मेढ़ी डिज़ाइन की बिल्डिंग्स हैं, हाईटेक गैजेट्स हैं, सिर्फ वही नहीं है। ये हर चीज़ को, जो आपके पहलू है उसको ईजी करने के लिए ये सिटीज़ बनाई जाती हैं। और जो ये सिटी है, इसके साथ एक तो ये है कि आपको मालूम है कि थोड़ी बहुत ही जॉब्स, जितनी 40-50 लाख जॉब्स तो ये सिटीज़ को बनाने में ही पूरी हो जाएंगी। डायरेक्ट भी हैं, इनडायरेक्ट भी हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होनी है। कई पुराने जो एरियाज़ होते हैं उनको तोड़ा जाएगा, तोड़कर नए सिरे से उनको बनाया जाएगा। जैसे कई बार सिटी सेंटर्स हैं, जो सेंटर ऑफ द सिटी होता है, सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया आपको वही मिलता है। भारत और पाकिस्तान का नाम कुछ दशकों पहले एक साथ लिया जाता था, और उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे मामलों में दोनों ही कंट्रीज़ लगभग सिमिलर ही दिखती थीं। लेकिन 21वीं सदी के स्टार्ट होने के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि जो भारत है वो एक ग्लोबल प्लेयर है, जबकि पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब और मिसमैनेज्ड देश है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस रेडिकलाइजेशन फैली हुई है। और धीरे धीरे ये गैप अब इतना बढ़ चुका है कि खुद पाकिस्तान की मीडिया ये कहती है कि भारत का जो मन करता है खित्ते में, रीजन में, वो करता है, और हमारा कोई भी से नहीं होता है उसमें। जबकि कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले ऐसा नहीं था। पाकिस्तान का से होता था रीजन में, जबकि इस वक्त देखा जाए तो भारत अकेला ऐसा ग्लोबल पावर है जो इस रीजन में है, और वो वही करता है जो उसका मन करता है और जो उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। और ये देखकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी आम पब्लिक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है जो भारत के पास है, और वो पावर भारत उनके सामने ही एक्सरसाइज भी करता है। इसलिए ये देखना उनके लिए बहुत ही पेनफुल रहता है।